हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 जुलाई 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कि बर्मिंघम में होगी गोल्ड कोस्ट से आगे निकलने की होड़। देखिए, अलेक्जेंडर स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होगी। शुक्रवार से मैच शुरू होंगे। उद्घाटन समारोह में कुल 164 एथलीट हिस्सा लेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत की पदक तालिका पर पड़ेगा। भारत ने पिछली बार गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी में 16 पदक जीते थे। इसके बावजूद भारत 2018 में जीते गए 66 पदकों से आगे निकलने की कोशिश करेगा। सिंगू सहित भारोत्तोलन मीराबाई चानू, पहलवान रवि दहिया, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई, पुरुष और महिला हॉकी टीमें, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सहित कई स्टार खिलाड़ियों का स्वर्ण पदक पर भार रहेगा, यानी कि उन्हें उनसे जीतने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार मनमाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्क करने, तलाशी और जब्ती के अधिकार को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कानून की धारा 19 के तहत ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार मनमाना नहीं है। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम समेत 240 से ज्यादा नेताओं, व्यक्तियों और संगठनों की 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने कहा कि दुनिया भर में यह सामान्य अनुभव है कि मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय प्रणाली के बेहतर कामकाज के लिए खतरा हो सकती है। यह जघन्य अपराध है जो न सिर्फ देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी जैसे अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है। इन याचिकाओं में PMLA के विभिन्न प्रावधानों पर सब उठाए गए सवाल भी उठाए गए हैं, जिनके बारे में विपक्ष दावा करता है कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध उनका हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है, BSNL में जान फूंकने के लिए 1.64 करोड़ लाख करोड़ का पैकेज। सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम पैकेज को स्वीकृति दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। पैकेज में 44,000 करोड़ रुपए नकदी के तौर पर कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष बची 1.20 लाख करोड़ रुपए अगले 4 वर्षों के दौरान मुहैया कराए जाएंगे। कंपनी को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम भी दिए जाएंगे ताकि 4G आधारित सेवाओं का तेजी से विस्तार कर सके। सरकार का यह फैसला सही तरीके से लागू हो गया तो देश में एक बार फिर सरकारी क्षेत्र की एक मजबूत दूरसंचार कंपनी संचालन कर सकेगी। 2019 में भी 70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन उससे कंपनी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। कैबिनेट के फैसले के बारे में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि BSNL को हर तरह से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर बात ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतना ही मजबूत बनाना चाहते हैं तो जो 5G स्पेक्ट्रम की आप नीलामी कर रहे हैं, आपके हक में था, आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप उसे BSNL को दे सकते हैं बिना किसी बोली के। तो आप खुद सरकारी क्षेत्र को कमजोर करना चाहते हैं, और नहीं तो आप चाहते तो 5G स्पेक्ट्रम की बिना नीलामी के ही आप BSNL को ये अधिकार दे सकते थे, और BSNL चाहता तो 5G को एक हथियार के तौर पर अपना सकता था, बना सकता था, ताकि वो अपनी स्थिति को सुधार सके। अगर 5G स्पेक्ट्रम उसके हक में रहते BSNL के हक में, तो जाहिर सी बात है अगर आपको भी 5G इस्तेमाल करना है तो आप BSNL का सिम लेते या BSNL का कनेक्शन लेते। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। सरकार ने एक पैकेज दे दिया 1.64 लाख का, एक बंदर बांट कर दी, ताकि कुछ दिनों के लिए BSNL और चलता रहे, फिर बाद में ये करेंगे कि BSNL को किसी दूसरी कंपनी के हाथों बेच देंगे। नेक्स्ट न्यूज है, गूगल दिखाएगा गलियों का नजारा। लोगों को रास्ता दिखाते हुए मंजिल तक पहुंचने
का सफर गूगल मैप ने कितना आसान किया है, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। अब रास्ता दिखाने के साथ साथ गूगल आपको किसी जगह जाने से पहले ही वहां का पूरा नज़ारा भी दिखाने के लिए तैयार है। गूगल मैप ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस शुरू कर दी है। टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के सहयोग से बुधवार से गूगल ने यह सेवा शुरू की है। गूगल ने गलियों का नज़ारा दिखाने के लिए इस सर्विस की शुरुआत 11 साल पहले की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने यहां इस सर्विस को शुरू करने की अनुमति नहीं दी थी। अब स्थानीय स्तर पर डाटा संरक्षण से लेकर अन्य सभी मुद्दों पर सरकार की शर्तों को पूरा करते हुए इस सर्विस को शुरू किया गया है। कंपनी ने बताया है कि 10 शहरों में 1.50 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी को कवर करते हुए स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर सर्विस को शुरू किया जा रहा है। 2022 के आखिरी तक 50 से ज्यादा शहरों तक इस सर्विस को विस्तार देने की तैयारी है। नेक्स्ट न्यूज है, छात्र शिक्षक अनुपात दुरुस्त करने को डीयू ने बनाई कमेटी। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय लगातार उच्च शिक्षण संस्थानों में की रैंकिंग में फिसलता जा रहा है और पहले QS रैंकिंग और अब हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में गिरावट से डीयू प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। NIRF रैंकिंग में डीयू के कॉलेजों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, लेकिन डीयू रैंकिंग के विभिन्न पैमाने पर नीचे लुढ़क गया है। गिरती रैंकिंग को सुधारने के लिए डीयू ने कोशिश तेज कर दी है। इसके लिए छात्र शिक्षक अनुपात का अध्ययन किया गया है। यह पहली बार है जब डीयू ने छात्र शिक्षक अनुपात की सटीक जानकारी के लिए कमेटी गठित की है। 7 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर प्रकाश सिंह ने बताया कि हाल के वर्षों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। समिति सभी संकायों विभागों के शिक्षकों से बात करेगी, यह पता लगाएगी कि इनका क्या अनुपात होना चाहिए। छात्र शिक्षकों में बेहतर सामंजस्य हो, इसके लिए यह पता लगाना चाहिए कि लेक्चर या फिर प्रैक्टिकल में कितने छात्र होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से इसरो ने 27.90 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी वाणिज्य शाखा के जरिए वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करके 27.90 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन से 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सिंह ने कहा कि विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से अर्जित कुल विदेशी राजस्व करीब 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 220 मिलियन यूरो है। वर्तमान विनिमय दरों के अनुसार 220 मिलियन यूरो 223 मिलियन डॉलर के बराबर है। नवीनतम PSLV मिशन 30 जून को था, जब इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों DSEO, न्यू SAR और SGOOB-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, वेयरिंग हाउसिंग एक्ट के दायरे में होंगे सभी गोदाम, पंजीकरण आवश्यक। कृषि उपज को कम मूल्य पर बेचने के दबाव से किसानों को मुक्त करने के लिए सरकार वेयरिंग हाउस एक्ट में संशोधन करेगी। खाद्य मंत्रालय में इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। किसानों के हित से जुड़े इस तरह के कानून में संशोधन को लेकर सरकार गंभीर है। कैबिनेट नोट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही इसे जल्द ही संसद से पारित कराया जा सकता है। देश के सभी गोदामों को संशोधित वेयरिंग हाउस एक्ट के दायरे में लाने के साथ इसका पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। वेयरिंग हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 में पर्याप्त संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित मसौदे में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें देश के सभी गोदामों को अनिवार्य रूप से कानून पर अमल करते हुए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना स्वैच्छिक था, इसके बाद 500 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। संशोधित कानून से पहले के कुछ सख्त प्रावधानों को नरम कर दिया गया है। नजीर के तौर पर जहां पहले कानून की अवहेलना अथवा किसी तरह की धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक के जेल की सजा का प्रावधान था, उसे अब जुर्माने में बदल दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है,
नेक्स्ट न्यूज है कि सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी व शाह ने दी बधाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ के सभी कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। इस बल ने अपने अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए अपनी पहचान स्थापित की है। सुरक्षा या मानवीय चुनौतियों से निपटने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ ने न केवल देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में अद्वितीय योगदान दिया है, बल्कि वीरता का एक गौरवशाली इतिहास भी बनाया है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। स्वतंत्रता के बाद इसके नामकरण में बदलाव से पहले इस बल को 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में बनाया गया था। यह देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है। उग्रवाद विरोधी उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज से है। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि एफडी से ज्यादा आकर्षक हो गए बॉन्ड। पिछले 3 दिनों से बॉन्ड बाजार में थोड़ी नरमी का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद शेयर बाजार और दूसरे वित्तीय बाजारों की अस्थिरता को देखते हुए वहां रौनक कायम है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत, अमेरिका समेत दुनिया की तमाम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है और इस दौर के अभी जारी रहने की संभावना है। अभी भी ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो बॉन्ड में रिटर्न हो जाता है। अभी बॉन्ड बाजार में 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड्स पर रिटर्न 7.40% से ज़्यादा है, जो बैंकों की जमा अवधि से बेहतर है। ऐसे में खुदरा निवेशकों की कुल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बॉन्ड्स में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। बॉन्ड निवेश को हमेशा से कम रिटर्न वाला लेकिन सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता रहा है। मिलवुड केन इंटरनेशनल के सीईओ निश भुट्ट का कहना है कि कुछ महीने पहले तक भारत में ब्याज दरें सबसे न्यूनतम स्तर पर थीं। बैंकों के पास जरूरत से ज़्यादा तरलता यानी कि फंड उपलब्ध थी। अब ब्याज दरों में वृद्धि का सिलसिला शुरू हो गया है। यह सभी तरह के ऋण प्रपत्रों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए फायदे का सौदा है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले वाले बॉन्ड्स पर रिटर्न 7.4% के स्तर पर है। जिस तरह से आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए अभी बॉन्ड पर रिटर्न मौजूदा स्तर से ज़्यादा ही रहने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज है कि एचसीएल की रोशनी नादर देश की सबसे धनवान महिला बनी। एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा फिर से भारत की सबसे धनी महिला बन गई हैं। 2021 में उनकी कुल संपत्ति 54% बढ़कर 84,330 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। रोशनी एचसीएल के संस्थापक शिव नादर की बेटी हैं। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन सूची के अनुसार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी छोड़कर सौंदर्य ब्रांड नायका शुरू करने वाली फाल्गुनी नायर 57,520 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सेल्फ मेड महिलाओं में सबसे आगे है। नायर की संपत्ति 2021 में 963% बढ़ी। वह भारत की दूसरी सबसे धनी महिला हैं। बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह की संपत्ति 21% घटकर 29,030 करोड़ रुपए रह गई है। वह देश की तीसरी सबसे धनवान महिला हैं। सूची में 100 ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जो भारत में जन्मी या पली बढ़ी हैं और सक्रिय रूप से अपने बिजनेस को संभाल रही हैं। सूची में सबसे अधिक दिल्ली एनसीआर की 25 महिलाएं हैं। नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल पेज। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों से वार्ता को नई सरकार तैयार। श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री दिनेश गुरुवर्धना ने बुधवार को कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रदर्शनकारियों की मांग को सुनने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने आतंकी गतिविधियों की निंदा करते हुए उन्हें लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया है। राजपक्षे परिवार के करीबी व नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के स्कूली मित्र गुरुवर्धना ने संसद में कहा कि लोकतंत्र के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा है और संसद को ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए संसद को मिलकर काम करना चाहिए। श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को एक मामले से जुड़ी अदालती कार्रवाई से मुक्त कर दिया। इसमें 29 लोगों को देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन व अभूतपूर्व आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने मौलिक अधिकार संबंधी याचिकाओं में पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को प्रतिवादी के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
ताइवान तनाव के बीच बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच वार्ता आज। ताइवान और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को 4 महीने बाद फिर बातचीत होगी। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच नियमित चर्चा की इस 5वीं श्रृंखला के लिए हफ्तों से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा की खबर ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। ताइवान पर अपना अधिकार जताने वाले चीन ने धमकी दी है कि अगर पेलोसी यात्रा करती हैं तो वह इसके लिए कड़े उपाय करेगा। हालांकि स्पीकर पेलोसी ने अभी तक यात्रा की पुष्टि नहीं की है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले सप्ताह पेलोसी की संभावित यात्रा को लेकर कहा था कि यह एक अच्छा विचार नहीं है। ताइवान के अलावा बाइडेन और जिनपिंग के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, उत्तर कोरिया में परमाणु कार्यक्रम, ईरान परमाणु डील व दक्षिण चीन सागर पर भी बातचीत होने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहता है अमेरिका। अमेरिकी सांसद रोक खन्ना ने कहा है कि वाशिंगटन भारत को छठे सदस्य के रूप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो प्लस में शामिल करना चाहता है। ऐसा होने पर भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ सकता है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद खन्ना ने कहा कि नाटो सहयोगियों को रक्षा समझौते पर त्वरित स्वीकृति मिलती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल व दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका ऐसे समझौते कर चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने भारत को नाटो प्लस के छठे सदस्य के रूप में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए हैं। इनमें दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत होगी। मैंने 2 साल पूर्व इसकी पहल की थी और आगे भी काम जारी रखूंगा। तो ये आज का 28 जुलाई 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।